गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहा कटारिया। हाँ बेटा, कितनी देर हो गई आपको पहुंचे हुए क्लास में? जस्ट अभी आए हो ना? ओके, तो ठीक है बेटा, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने वैसे इंट्रोडक्शन दिया था। आपका 7th चैप्टर है साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखिएगा, इसको शुरू करते हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक दीवार बना रखी है, आप दीवार देखिएगी। इसकी बनावट शैली विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। इनमें देखिएगा, इसका बनावट शैली आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर की दीवारों को बनाया गया है। ये इस शहर के चारों तरफ, यानी विजयनगर शहर के अलावा भी बाहर, खेतों के बाहर जो एरिया है, उस एरिया को भी इस तरह की दीवार से कवर किया गया था कि बाहर से कोई हमला वगैरह ना हो। विजयनगर अथवा विजय का शहर, एकमात्र शहर, एक साम्राज्य, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इसको हम विजय का शहर भी कह सकते हैं, इसको हम विजयनगर भी कह सकते हैं। और ये दोनों विजयनगर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इनको, विजयनगर को एक और नाम से भी स्थानीय लोग बुलाते हैं, उसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी, हम्पी एक उस समय दर्शनीय स्थल भी होता था, धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया था। जैसे कि हमने कल आज की मोटी मोटी बातें आपको बताई कि इसमें बहुत मंदिरों का समावेश भी यहाँ पे है। विभिन्न प्रकार की इमारतें, सुंदर इमारतें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर, चरमोत्कर्ष होता है यानी जब इसने सबसे ज्यादा विकास किया, तो उस समय पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप। हाँ जी सर, थोड़ा देर बाद में करना सर, क्लास चल रही है अभी थोड़ा। हाँ जी बोलो। नहीं सर, अल्टरनेट डे तो ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई टाइम टेबल चेंज थोड़ी हुआ, वो तो फिक्स है। हाँ बिल्कुल, हमारा तो कंफर्म है बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। बिल्कुल, हाँ सेम वैसे ही है। हाँ हाँ, ये सर 9:10 तक रहती है, लेकिन मैं 5-7 मिनट ऊपर लूँगा। ठीक है सर। नहीं सर, +2 है फिलहाल। ओके सर। एक बार इसको कट करके मैं दोबारा से ज्वाइन करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें फ़ोन आ गया है, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग में रहेगा। देखिएगा बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, अब इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर यह है अपने चरमोत्कर्ष पर, यानी सबसे ज्यादा जब इसका विकास देखने को मिला, तो उस समय ये कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण करके इसको लूट लिया गया। 1565 में, 1565 की वह अवधि है जिसमें इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। यह वह युद्ध है जिस समय बीजापुर, गोलकोंडा और बहमनी साम्राज्य, ये सब मिल करके इनके खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि दक्षिण के सुल्तान भी इनके खिलाफ हो गए थे। और इस वजह से 1565 के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य
को तहस नहस कर दिया गया, इसकी सेनाओं को बुरी तरह से इसका नुकसान किया गया, इसे उजाड़ दिया गया और बाद में यह उजड़ गया। तो ये याद रखिए 1565 की तालीकोटा का युद्ध हुआ है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इसे कहते हैं, ये इसकी बर्बादी का युद्ध था। हालांकि 17वीं से 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। अगर हम 17वीं से 18वीं सदी में अगर कुछ इसके अवशेष ढूंढना चाहें तो ये बिल्कुल नष्ट हो चुका था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। यानी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जैसे 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है, तो यहाँ पर 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो इसका उस समय पर, यानी यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, कृष्णा नदी से तुंगभद्रा के बीच में जो बसने वाले लोग हैं, वो इसे आज भी अपनी यादों में संजोए रखे हुए हैं, यानी उनकी यादों में अब भी ये बरकरार है। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। याद रखिए ये कौन सा राज्य हुआ करता था, स्थानीय लोगों के अकॉर्डिंग हम्पी इसे कहते हैं। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। अब इसमें एक और जीके का क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ की स्थानीय देवी कौन सी थी, तो यहाँ पर पंपा देवी यहाँ की स्थानीय देवी है और उसके नाम से मतलब इसी तरीके से लिंक करते हुए वो लोग इसे हम्पी के नाम से जानते थे। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों का, स्थापत्य के नमूनों का, अभिलेखों का और अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होता था? एक तो पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से, उसके अलावा आर्किटेक्चरल जो सैंपल्स हैं उनसे पता चलता है, स्थापत्य के नमूनों से, इंस्क्रिप्शन से, अभिलेखों से पता चलता है, डॉक्यूमेंट से पता चलता है। ये हमें मदद मिलती है विजयनगर साम्राज्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में। अब हम चलते हैं आगे, हम्पी की खोज, यानी विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई है। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यहाँ पर 1800 ईस्वी में एक अभियंता, एक इंजीनियर थे और एक पुराविद थे। वो पुराविद मतलब पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यानी जो भी चीजें हमें नॉलेज मिली है इसके बारे में, तो वह इस व्यक्ति का योगदान है, कॉलिन मैकेंजी का योगदान है। कॉलिन मैकेंजी कौन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इन्होंने सर्वे करके पता लगाया कि कितने क्षेत्र में वन क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में ये शहर बसा हुआ है, कितने क्षेत्र में खेती होती थी, इन सब का सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि उनके द्वारा जो भी जानकारी हमें मिली है, जो भी जानकारियां हमें मिल रही हैं, तो वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी, इन दोनों पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थे। यानी यहाँ पर जो काम करने वाले पंडित होते थे या पुरोहित होते थे, प्रीस्ट जिन्हें कहते हैं, तो वो लोग उनकी यादों के आधार पर ये जानकारी हासिल की गई थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए। यानी कुछ ऐसे छाया चित्रकार थे जो लोगों से सुन करके भी इस तरह का भवन यहाँ पे बना होगा, तो उन्होंने उनके डायग्राम बनाने शुरू कर दिए, इस तरह के चित्र बनाने शुरू कर दिए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए कि किस तरीके का ये भवन यहाँ पे बना होगा। इस तरह का यहाँ पे 1856 से यहाँ चित्रकारों ने काम शुरू किया। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। अभिलेखकर्ता कौन थे? जो अभिलेखों को पढ़ करके उसका अंदाजा लगाते थे कि उनमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह का मैटर है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये यहाँ पे किया गया है। तो उस तरह की जानकारी को ये हम्पी के अन्य मंदिरों के अंदर और भी इस तरह के दर्जनों अभिलेख वहां मिले, उनको इकट्ठा कर दिया इन्होंने। और इस शहर और साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। यहाँ पे
इस साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्ट करके देखा गया इन इतिहासकारों के द्वारा कि उनके जो भी विदेशी यात्री शायद इस समय पर आए, उनके उनके द्वारा जो वृतांत लिखे गए थे उनको भी पढ़ा गया। तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में जो भी साहित्य लिखा हुआ था उससे मैच किया गया ताकि हम्पी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, विजयनगर साम्राज्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। तो यहाँ पर मैकेंजी नाम का जो व्यक्ति है, कॉलिन मैकेंजी, ये एक पुराविद भी काम करते थे, पुरातत्वविद भी थे, ये एक इंजीनियर भी थे और ये कर्नल नाम इनके साथ में लगाया गया है। यानी पुरातत्वविद विभाग के अंदर जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये आर्मी से जुड़े हुए भी रहे होंगे, इसलिए इनका नाम कर्नल इनके नाम के साथ में लगाया गया है। ये कंपनी के अंदर कर्मचारी के रूप में काम करते थे। सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार करने के लिए इनको महारत हासिल थी, ये सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार कर लेते थे। अब इनके बारे में पर्सनल जानकारी अगले पेज पर दी गई है 171 पेज पर। इनका चित्र हम देखना चाहें तो ये कॉलिन मैकेंजी नाम का अंग्रेज आपके सामने है और यहाँ हमारे देश के जो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उस समय वो इनके साथ में हैं। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1754 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कॉलिन मैकेंजी क्या क्या करते थे? अभियंता, इंजीनियर का काम करते थे, सर्वेयर का काम करते थे और कार्टोग्राफर का काम भी करते थे, तो मानचित्रकार का काम भी करते थे। 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। याद रखिए ये सबसे पहला सर्वेयर जनरल है इंडिया के अंदर जो सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने के लिए रखा गया, जिसको इस चीज का अंदाजा था कि कोई भूमि है, वहां की मिट्टी किस तरह की है, वहां जल कैसा है, यानी मिट्टी और जो पानी है उसका मेल किस तरह का है, अगर वहां पे कोई बहुत अच्छी फसल उगाई जा सकती है तो उसके बारे में सलाह देना, और वन क्षेत्र के में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कैसे हैं, चट्टानें कैसी हैं, वहां खनिज कौन कौन से हैं, इस तरह का सर्वेयर जनरल इसको बनाया गया था इस तरह के काम के लिए। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। 1821 में इनकी मृत्यु हुई है, 1754 में इनका जन्म हुआ है, तो अपनी मृत्यु तक ये इसी पद पर बने रहे, यानी सर्वेयर जनरल ही बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब तक वह अपने पद पर रहे, जब तक कि उनकी मौत ना हो गई, यानी कंटिन्यू ये काम करते रहे। सर्वे जनरल का पद इनको दिया गया। योग्य व्यक्ति थे भारत के अतीत को यानी इतिहास को समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए, यानी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको आसान बनाने के लिए इन्होंने इतिहास से संबंधित जो लोकल ट्रेडिशंस होती थी या स्थानीय परंपराएं होती थी उनको जोड़ना शुरू कर दिया, उनको लिखना शुरू कर दिया और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया कि वहां जगह जगह जाकर के उसने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी जुटाई। वे कहते हैं ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। इनका ये मानना है कॉलिन मैकेंजी का कि जब तक ब्रिटिश शासन के प्रभाव में अंडर कंट्रोल ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया था साउथ इंडिया का, तब तक यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट नहीं था, ये बहुत ही वर्स्ट टाइप था, बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया में रहा होगा जब तक कि अंग्रेजों ने शासन नहीं किया। अंग्रेजों ने यहाँ आने के बाद अपने अच्छे सुप्रबंध के द्वारा अपना अच्छा शासन यहाँ पे स्थापित किया, उनका कहना ये था। यानी एक तरह से सपोर्ट करते थे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को विश्वास हो गया कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों, रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर हम जानकारी जुटाना चाहते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ के स्थानीय कबीलों के बारे में जानकारी जुटा सकती है। वहां यानी आज भी जनसंख्या के अंदर देखा जाए तो कबीलों का बहुत बड़ा भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ इन संस्थाओं के कौन कौन सी संस्थाएं आज के समय में मौजूद हैं इस इलाके में, खासतौर पर विजयनगर साम्राज्य वाले एरिया में, कानून कौन कौन से लागू हैं, यहाँ के रीति रिवाज किस तरह के हैं, तो उनके बारे में जानकारी जुटा करके कहीं ना कहीं हम
एक तरह से इसकी जानकारी जुटाने में सफल हो सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी जुटाने में सफल हो सकते हैं, ये उनका मानना था। अब यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी के बारे में क्या जानकारी दी गई है आप देख सकते हैं इसमें। मैकेंजी और उनके सहायक, यह चित्रकार थॉमस हिकी के द्वारा बनाए गए तेल चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यानी ओरिजिनल तो पिक्चर किसने बनाई थी, थॉमस हिकी ने बनाई थी, लेकिन ये तेल चित्र बना हुआ है, यानी एक तरह से कॉपी बनी हुई है उसकी, तो ये किसी और चित्रकार ने बनाई थी, अज्ञात चित्रकार है, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है ये चित्र जो बना हुआ है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबद्ध है, यानी किससे जुड़ा हुआ है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन और आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन की इस संस्था से जुड़ा हुआ है जो ऐतिहासिक सामग्री को संजो कर रखना चाहती है। मैकेंजी के बाईं ओर यानी ये व्यक्ति दूरबीन थामे उनका चपरासी सिनाजी है, ये उनका चपरासी है, सिनाजी नाम है इसका व्यक्ति का। दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं, ये इधर का व्यक्ति है, ये ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित है पीछे की साइड में, जैन पंडित दाईं ओर, यानी दो व्यक्ति यहाँ पे दर्शा रखे हैं, इनमें से एक व्यक्ति ब्राह्मण सहायक है और दूसरा जैन पंडित है दाईं ओर। यानी ये व्यक्ति जो इसमें जो लास्ट छोर की तरफ इस तरफ दिख रहा है, यह व्यक्ति जैन पंडित हो सकता है, और जो बीच में दिखाई पड़ रहा है वह व्यक्ति ब्राह्मण नजर आ रहा है। यहां देखिएगा उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। अब यहाँ पे इतने व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ दो ही व्यक्ति इस साइड नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जानकारी ज्यादा लोगों के बारे में दे रखी है। सिन्हाजी इधर है, जैन पंडित इनमें से एक है, और तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया, यानी दो व्यक्ति बता रखे हैं। इसका मतलब है कि यहां ब्राह्मण सहायक है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आगे इन्होंने सिर्फ कंक्लूजन दे रखा है। उनके ब्राह्मण सहायक इनमें से एक व्यक्ति जैन पंडित और दूसरा तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया, तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति तेलुगु ब्राह्मण है। अब इसमें देख करके हम पता लगाना चाहें कि तेलुगु ब्राह्मण कौन सा हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि साउथ इंडिया के कुछ लोग हैं वो उनका कलर कुछ ज्यादा डार्क मिलता है, तो शायद हो सकता है यह व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जिस तरह का इन्होंने ये लिख रखा है, उनके पीछे जैन पंडित है दाईं ओर, ये जैन पंडित है। हमें अपनी एनसीईआरटी पे विश्वास करना है, जैसी लैंग्वेज लिख रखी है उसी को मानिए। जैन पंडित ये व्यक्ति है, और जो पीछे की साइड में दिख रहा है वो तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पीछे दिखने वाला व्यक्ति है, ये तेलुगु ब्राह्मण है, इसका नाम है कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। साउथ इंडिया में ज्यादा लंबे नाम भी रखे जाते हैं, ये इसकी पहचान है। और ये जैन पंडित है, ये इधर दिख रहा है, और ये इसका चपरासी है सिन्हाजी। और ऊपर ये बीच में दिखने वाला व्यक्ति ये कॉलिन मैकेंजी। और ये चित्र किसने बनाया था, थॉमस हिकी ने ओरिजिनल पिक्चर बनाई थी, उसका कॉपी बनाया गया था किसी और चित्रकार के द्वारा। कब का है ये चित्र, 1825 का। किसने इसको संजो कर रखा था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इनसे जुड़ा हुआ था ये पिक्चर। अब आगे देखिए, मैकेंजी और उनके देशज सूचनादाताओं को, देशज सूचनादाता कौन है, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति। देशज सूचनादाता मतलब हमारे अपने देश के वो लोग, लोकल लोग जो मैकेंजी की जानकारी के लिए उनको सूचनाएं प्रदान करते थे। उनको चित्रकार ने किस प्रकार चित्रित किया है, अब यहां पर उनकी सहायक के रूप में चित्रित किया है। हम ये लिख सकते हैं, कॉलिन मैकेंजी के सहायक के रूप में हमारे इंडियन लोगों को जो उनको इंफॉर्मेशन देते थे, लोकल सूचनाएं प्रदान करते थे, तो उन्हें सहायक के रूप में चित्रित किया गया है। एक व्यक्ति दूरबीन थामे हुए है जो उसका अपना चपरासी है, दो व्यक्ति ब्राह्मण हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सूचनादाताओं के विषय में दर्शकों पर किस प्रकार के विचार डालने का प्रयास किया गया है, दर्शकों पर इस तरह का विचार डालने का प्रयास किया गया है कि अंग्रेज लोग हमारे स्थानीय लोगों से कहीं ना कहीं सलाह मशविरा करते थे, उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास करते थे। ये इस तरीके से ये यहाँ पे प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि ये इनके बीच में कोई विरोधाभास है। यहां हम देख सकते हैं कि एक अंग्रेज व्यक्ति इनके सहायता से आगे बढ़ रहा है। राय, नायक और सुल्तान अगला टॉपिक है। राय, नायक और सुल्तान के विषय में देखिए बेटा,
परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों के द्वारा हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। यानी इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1336 में। किसने की है? ये दो भाइयों ने की है। एक का नाम है हरिहर, दूसरे का नाम है बुक्का। इन दो भाइयों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी है। कैसे पता चलता है हमें? ये परंपराओं से पता चलता है, अभिलेख साक्ष्यों से पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है। आगे है, इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। कोई एक ही भाषा का बोलने वाला व्यक्ति यहां नहीं रहता था, तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग भी यहां पर रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। याद रखिए बेटा, गजपति जो शासक हैं वो उड़ीसा में हैं, इनके पड़ोसी शासक हैं। ये इनके साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इनके संबंध हमेशा ही इनसे टकरावपूर्ण रहे। दक्कन के सुल्तानों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, वो भी इनके लगभग दुश्मन ही रहे। और समकालीन राजाओं में बीजापुर है, गोलकोंडा है, इस तरह की रियासतों के शासक आएंगे। उर्वर नदी घाटियों का मीनिंग होता है कि यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत अच्छी मिट्टी थी और उपजाऊ मिट्टी की वजह से अच्छी फसलें पैदा होती थी। लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। यानी दक्कन के सुल्तान भी, यहाँ समकालीन राजा और उड़ीसा के गजपति शासक, ये सभी उर्वर नदी घाटियों पे और विदेशी व्यापार में लाभ की स्थिति को देखते हुए इस एरिया पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, संघर्ष करते थे। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। यानी जो बिल्डिंग बनाने की शैली है उसका जो उनमें आपस में एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करने वाली बात यहाँ पे दिखाई गई है, तो वो चीज इन्होंने आपस में एक दूसरे से साझा की। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं, भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें वे आगे और विकसित किया। विजयनगर के जितने भी शासक थे उन्होंने आसपास के शासकों से भवन निर्माण शैली के बारे में जाना, उनकी अवधारणाओं को समझा और उसमें कुछ सुधार भी किया और नई नई तकनीकों को उसमें ऐड किया और आगे उसका विकास किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहां देख सकते हैं ये तंजावुर का प्रवेश द्वार है, अंदर की तरफ मंदिर दिखाई पड़ रहा है, ये तमिलनाडु में पड़ रहा है। ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेलूर जो कि कर्नाटका का हिस्सा है, इसके चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया गया था उस समय यहाँ के शासकों के द्वारा। विजयनगर के शासक जो अपने आप को राय कहते थे, याद रखिए ये अपने आप को किस नाम से बुलाते हैं? राय। जैसे कि एक शासक का नाम मैं आपको सामने रखता हूं, कृष्णदेव राय, तो इस तरह से राय नाम की उपाधि अपने नाम के साथ में जोड़ते थे। इन्होंने इन परंपराओं को और आगे बढ़ाया, यानी इनके जितने भी वंशज हुए हैं सब ने इसी तरीके से राय की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ी। जैसे कि हम देखेंगे कि इन्हें नई ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया है। यहां हाथी, घोड़े और लोग, गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है, जो कि उड़ीसा के शासक होते थे। इनका शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि शायद इनकी सेना में हाथी बहुत ज्यादा संख्या में होते होंगे। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, गजपति। पूरे कंप्लीट राजवंश का नाम ही गजपति था और ये उड़ीसा में शासन करते थे 15वीं सदी में। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अंदर दक्कन के सुल्तानों को अशोकपति कहा जाता था, घोड़ों के स्वामी। दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग, इनकी सेनाओं के अंदर अच्छे घोड़े होते थे, ज्यादा संख्या में घोड़े होते थे। रायों को नरपति यानी लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई और यहां पर विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो अपने नाम के साथ में राय लगाते थे, इसलिए रायों को नरपति कहा जाता था, यानी लोगों का स्वामी
कहा जाता था। तो 3 तरह के उदाहरण आपके सामने बताए गए हैं। उड़ीसा के गजपति को हाथियों का स्वामी, और दूसरा बताया गया अश्वपति किसे कहा गया, घोड़ों का स्वामी, दक्कन के सुल्तानों को, और रायों को नरपति यानी लोगों का स्वामी की संज्ञा यहां पर दी गई है। यहां एक जानकारी रह रही है, देखिएगा, इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में चोलों का और कर्नाटक में होयसालों का, यानी चोल राजवंश ने कहां पे शासन किया, तमिलनाडु में, होयसाल ने कहां पे शासन किया, कर्नाटक में। तो ये उसी समय के समकालीन शासक थे जिन्होंने राज्य के विकास को होते हुए देखा था। तो इस साम्राज्य के जितने भी शक्तिशाली शासक हुए, शक्तिशाली साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य के समकालीन ये चोल हुए हैं, होयसाल हुए हैं, तो वो भी शक्तिशाली हुआ करते थे। तो उनकी जब वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, सबसे ज्यादा जब उन्होंने विकास किया, तो उस तरह का उदाहरण इनके सामने था। इनको भी लग रहा था हम भी कभी ना कभी इतना विकास करके दिखाएंगे। कर्नाटक साम्राज्यमु, ये देखिए क्या है, जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वही समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा भी दी गई है। अब यहां याद रखिए, इसका एक और नाम पता चल गया है आपको, विजयनगर साम्राज्य को यहां समकालीन लोग उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा भी देते हैं। और ये किसने जानकारी जुटाई है, इतिहासकारों ने इस विजयनगर साम्राज्य के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल होने की जानकारी जुटाई है। और ये उसी समय के समकालीन लोग कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसका मोस्टली जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में पड़ता है। यहां तक बताइए बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। हम आपके ये मैसेज देखते हैं एक बार। एपिग्राफिस्ट होता है बेटा जो एपिक को पढ़ सकता है, यानी इन अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों को पढ़ सकता है, पांडुलिपियों को पढ़ सकता है, दस्तावेजों को पढ़ सकता है। ऑयल पेंटिंग तेल चित्र होता है जिसके अंदर पेंटिंग बनाते हुए और उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राजा रवि वर्मा का एग्जाम्पल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उन्होंने भी एक औरत का चित्र बनाया था जो कि ऑयल पेंटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और ऑयल पेंटिंग का एक और पिक्चर, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर होते थे, तो उन्होंने भी इस तरह की एक हमारी भारत माता का चित्र उन्होंने बनाया था, वो भी एक एग्जाम्पल है इस तरह का। ऑयल पेंटिंग से बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स बन सकते हैं। भूमिका कलर्स में ऑयल मिक्स करके, यस बिल्कुल। डेफिनेटली कि जो पेंटिंग के अंदर अगर ऑयल का मिक्स करके बनाते हैं तो वो ज्यादा चमकीली रहती है, ज्यादा खराब नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है और उसमें ओरिजिनलिटी रहती है। अगर हम उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमानेंट नहीं हो पाती है, चमक नहीं रहती है उसमें। ऑयल पेस्टेड कलर्स भी आते हैं, लेकिन बेटा वो उस तरह की पेंटिंग नहीं होती। ये तो बेटा आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट तो अलग तरीके से कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोगों को नहीं पता होता। आप नेहा कटारिया ये कह रहे हो कि शायद ये कोई हैंडीकैप है, हैंडीकैप नहीं है, ये व्यक्ति बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था, इसकी सपोर्ट कर रहे थे हमारे देशवासी। एक तरफ जो उसका चपरासी है, दूसरे पंडित जो लोग हैं, दोनों उनके साथ उसके सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, ये अपाहिज नहीं है। कॉलिन मैकेंजी इसका नाम है बेटा, अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, इसमें बहुत योग्यता थी। सर्वेयर का काम भी करता था, पुरातत्वविद का काम भी करता था,
इसको बहुत अच्छी जानकारी थी पेड़ पौधों के विषय में, प्रकृति के विषय में, धरातल के विषय में, मिट्टी के बारे में, चट्टानों के विषय में, खनिजों के विषय में। अच्छा, ये उषा दाइमा आप किसके विषय में कह रहे हो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट क्यों बोला? नहीं, ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या बोल रहा है बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये तो ये कह रहा है कि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया में आने से पहले यहाँ के हालात खराब थे और आने के बाद हालात सुधर गए। इसका मतलब उनको सपोर्ट ही तो कर रहा है ये बेटा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आया था, ये यहाँ की हिस्ट्री जानने के मकसद से नहीं आया था, इसकी इस तरह की कोई ऐसी रुचि नहीं थी। ये एक कर्मचारी समझो, आप इसको अधिकारी समझो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का के लिए काम कर रहा था और उसी के फायदे की बात कर रहा था। अब तो हो गया होगा क्लियर बेटा उषा, नेहा? बेटा इसने इसका मकसद यही था, ये कहना चाहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक नहीं आई थी तब तक साउथ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था और उनके आने के बाद अच्छा हो गया, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां तक बेटा इसको रीड करें, इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट करें और इनके पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं या इन बिटवीन जो भी, तो आप उनको भी प्रॉपर तरीके से पढ़ें। छोटे छोटे बॉक्सेस में 2-2 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बताओ बेटा। हम एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं आपको, शासक और व्यापारी वाला। देखिए बेटा, शासक और व्यापारी में देखिए, चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा संख्या में घोड़े होते थे वह सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। कहां से घोड़े मंगवाते थे? अरब एशिया, मध्य एशिया से और अरब इलाके से, सऊदी अरब से बढ़िया क्वालिटी के घोड़े मंगवाए जाते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों पर नियंत्रित था। पहले सिर्फ अरब व्यापारियों तक यह व्यापार नियंत्रित था, उन्हीं से मंगवाया जाता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदरई, चेट्टी और घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, यानी जो लोग अरब व्यापारी होते थे। अब आप यहां पे ये अरब व्यापारियों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये शब्द उन व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया गया जो हमारे यहां पर व्यापार कर रहे थे, स्थानीय समूह पर व्यापार कर रहे थे, स्थानीय स्तर पर व्यापार कर रहे थे। उन्हें क्या नाम दिया गया है? कुदरई, चेट्टी, घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। विनिमय क्या होता है बेटा? विनिमय, लेन देन, इस तरह के व्यापार में भागीदार होते थे स्थानीय व्यापारी भी, इंडियन व्यापारी भी। 1498 में कुछ लोग पटल पर उभर कर आए, जैसे कि वास्को डिगामा उभर कर आए थे। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, कालीकट नामक बंदरगाह पर केरला में व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इन्होंने यहां पर व्यापारिक बस्तियां स्थापित की और सेना यानी सैनिक केंद्र के रूप में भी यहां पर आर्मी को डिक्ट्यूट करने लगे, आर्मी की तैनाती करने लगे, यहां पर उनके सैनिक भी रखे जाने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत बेटर थी। विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। यानी वो बंदूक रखते थे और इसलिए स्थानीय राजनीति में वो महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे, क्योंकि यहां की जो जनता थी, यहां की सेना तलवारबाजी करती थी या भाले वगैरह लेकर के लड़ते थे, जो कि एक परंपरागत तकनीक थी और बंदूकों से दूर रहते हुए भी निशाना बनाया जा सकता था। अगले पैराग्राफ पर, विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहां पर मसाले भेजे जाते थे, निर्यात करते थे, वस्त्र भेजे जाते थे और रत्न भी भेजे जाते थे। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यानी विजयनगर शहर जो था उस समय इसकी बहुत मान सम्मान था, इज्जत होती थी विदेशों में भी। यहाँ की समृद्ध जनता मतलब कोई भी गरीब नहीं था, महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती रहती थी, क्योंकि वो ऐसो आरामपूर्ण जीवन जीना जानते थे। उनके पास में लग्जरियस थिंग्स होती थी, क्योंकि ये गरीब नहीं थे। विशेष रूप से रत्न और आभूषण
जो बढ़िया क्वालिटी के रत्न और आभूषण ये दूसरे देशों से भी मंगवाते थे, ये दूसरे देशों से मंगवा करके अपने लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। मेन इनकम जो है राज्य की किससे होती थी? ट्रेड से, व्यापार से होती थी। इसलिए यहां ज्यादा मात्रा में राजस्व रिवेन्यू प्राप्त होता था, जिससे ये राज्य समृद्धिशाली हो गए, शक्तिशाली हो गए। यहां शासक और व्यापारी का रिलेशन मैंने बताया। पहले व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था, जिनके पास में घोड़े होते थे शक्तिशाली सेना मानते थे। फिर यहाँ पे सऊदी अरब के साथ में व्यापार के बारे में जानकारी दी गई है। स्थानीय व्यापारियों के बारे में बताया गया है कि कुदरई चेट्टी यहाँ के घोड़ों के व्यापारी होते थे, स्थानीय स्तर पे व्यापार करते थे। फिर आगे बता रखा है 1498 में पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए, वास्को डी गामा भी इसी समय पर आया। फिर उन्होंने व्यापारिक और सामरिक केंद्र के रूप में, यानी एक तरह से सामरिक केंद्र उसे कहा जाता है, जहां पर हम कैंट के रूप में, यानी जहां पे सैनिक रखे जा सकते हों। तो इस तरीके से इनका इस क्षेत्र का विकास हुआ। और ये लोग, इनकी खास विशेषता थी, बंदूकों का इस्तेमाल करते थे, जो युद्ध में इनको बढ़त हासिल दिलाता था। यहाँ के लोग रहने वाले जो थे गरीब नहीं थे, उनकी जनता बहुत ही समृद्धशाली जीवन जीता थी, आरामदायक जीवन जीते थी, रत्न और आभूषण की डिमांड करते थे दूसरे क्षेत्रों से। तो यहां तक बेटा इसको पढ़ के आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हैं। यस बेटा, गन डेफिनेट। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हैं। आप लीव कीजिए बेटा। ऋतु, ऋतु लीव कीजिए। ऋतु लीव करो बेटा।